नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश दौंगे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी रोज़गार इस विषय की चर्चा करेंगे। वैसे भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और उस भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ तक कि भाषा का महत्व या भूमिका अब सीमित नहीं रही है, इससे भी आगे जाकर अब भाषाएं आपको रोज़गार के कई सारे अवसर प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। फिर भी एक अध्यापक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि भाषाएं नहीं, कोई भी विषय क्यों ना हो, वे विषय आपको रोज़गार की गारंटी नहीं दे सकते। यदि आप में काबिलियत है, मेहनत मजदूरी करने की क्षमता है, तो फिर कोई भी विषय क्यों ना हो, फिर आपको ऊंचे पायदान पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका अर्थ ये है कि विषय तय नहीं करते कि आपको रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी काबिलियत तय करती है कि आप रोज़गार पाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। बावजूद यदि आप में वो क्षमता है, तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी भाषा में अनगिनत रोज़गार उपलब्ध हैं। बस आप में वो क्षमता होना अनिवार्य है। इसका कारण भी ये है कि भारत महासत्ता के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा है और भारत की बहुत बड़ी आबादी है। यही वजह है कि भारत एक बाज़ार के रूप में उभर कर आगे आया है। दुनिया भर की नज़रें इस आबादी पर पड़ी है और यही वजह है कि दुनिया भारत के साथ जुड़कर कारोबार करना चाहती है। और यही वो क्षण है कि जहां भाषाओं के माध्यम से भी कई रोज़गार के अवसर हमारे लिए उभर कर आ रहे हैं। यदि हम उसको विस्तार से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान ने संवैधानिक रूप में दो भाषाओं का स्वीकार किया है। एक है अंग्रेज़ी और दूसरी है हिंदी। वर्तमान समय में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भारत की राजभाषाएं हैं। यही वजह है कि भारत में चाहे वो केंद्र सरकार के दफ्तर हो या राज्य सरकार, हर सरकारी कार्यालय में इन दो भाषाओं का प्रयोग अनिवार्यता किया जाता है और एक तीसरी भी भाषा जुड़ती है, वो उस प्रदेश की अपनी राज्य भाषा होती है। कोई भी दस्तावेज जब तैयार किए जाते हैं, यदि वो मूल ड्राफ्ट अंग्रेज़ी में है तो फिर उसका अनुवाद हिंदी में करना अनिवार्य है। यही वजह है कि हर कार्यालय में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है और यहाँ इन कार्यालय में कुछ हिंदी अधिकारी काम करते हैं जो हिंदी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जैसे यदि संसद की बात करेंगे तो हर मंत्रालय में एक हिंदी विभाग है और वहाँ कनिष्ठ और वरिष्ठ हिंदी अधिकारी काम करते हैं। यदि हम पुणे की बात करेंगे तो पुणे में लगभग 13 रक्षा विभाग है, जहाँ लगभग इन 13 रक्षा विभागों में लगभग कई सारे अनुवादक काम करते हैं जो हिंदी के विशेष अधिकारी माने जाते हैं। इसके साथ ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा भी कई सारे हिंदी अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाता है। तो संसद में जो राजभाषा सहायक है उनका चयन ज्वाइंट रिक्रूटमेंट सेल के अंतर किया जाता है। तो रेलवे विभाग में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत कई सारे अधिकारियों का चयन किया जाता है। भारत के बाहर दूतावास में लगभग 196 देशों में भारत के दूतावास मौजूद है। वहाँ उन देशों में हिंदी अधिकारी के रूप में कई लोग कार्यरत हैं। क्योंकि हर देश की भाषा अलग अलग है, यदि उन लोगों को भारत के साथ जुड़ना है तो उनकी भाषा से हम संवाद नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई करार कर सकते हैं। यही वजह है कि उन दो देशों के बीच में जो एक भाषा बनकर आती है वह हमारे हिंदी है। इसलिए उनके दस्तावेज चाहे कोई भी भाषा में क्यों ना हो, उनका अनुवाद हिंदी में करना अनिवार्य होता है और इनको करने के लिए ये हिंदी अधिकारी अपना काम करते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में हिंदी अधिकारी के रूप में आपको एक बहुत बड़ा अवसर निश्चित मिलता है। बस आप में वो क्षमता होना अनिवार्य है। हिंदी रोजगार की दृष्टि से पत्रकारिता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ यदि आप में हुनर है, काबिलियत है, तो आप बड़े से बड़े ओहदे पर पहुँच सकते हैं। लेकिन यदि वो आप में क्षमता नहीं है, आपके पास भाषा का ज्ञान नहीं है, कार्यकुशलता नहीं है, तो शायद आप बहुत पिछड़ जाएंगे। क्योंकि यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत में सर्वाधिक जो बिकने वाले समाचार पत्र हैं, उन सर्वाधिक 10 बिकने वाले समाचार पत्रों में 5 समाचार पत्र
हिंदी के, जैसे इसमें दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका। तो साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई सारे पद हैं, जिसमें संपादक हैं, संवाददाता, रिपोर्टर, न्यूज़ रीडर, प्रूफ रीडर, एंकर्स, डायलॉग राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर, अनुवादक। ये तमाम पद इस पत्रकारिता का क्षेत्र में है। यदि आपके पास भाषा का ज्ञान है, यदि हिंदी है, अंग्रेज़ी है और कोई रीजनल लैंग्वेज यदि आपके पास है, तो फिर ये सोने पे सुहागा है। तो फिर आपको रोज़गार प्राप्त करने से शायद कोई रोक ही नहीं सकता है। मीडिया क्षेत्र से भी यदि आप विशेष काम करते हैं, तो केंद्र सरकार के कई सारे ऐसे अधिकारी या कई सारे ऐसे पद हैं जहां आपको काम करने का अवसर मिल सकता है। जैसे मैंने उल्लेख किया था इससे पहले कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत कई सारे कनिष्ठ अधिकारियों का चयन किया जाता है, जो इस मीडिया क्षेत्र से आते हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनका चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। इन्हें IIS ऑफिसर कहा जाता है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये बड़े ओहदे पर आप अपनी काबिलियत के बूते पर जा सकते हैं। तो पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने के लिए कई अवसर हैं। यदि आप चाहते तो इन तमाम क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। इसके बाद बैंक, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वैसे भारत में लगभग 23 नेशनल बैंक हैं। हालांकि कुछ ही दिनों पहले माननीय अर्थ मंत्री जी ने ये कहा कि भारत के जो बैंक है उनका जो अलग अलग बैंक थे, अब उनको मिलाकर महत्वपूर्ण 10 बैंक किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ 10 नेशनल बैंक थे, जिनमें प्रतिवर्ष 200 से अधिक नियुक्तियाँ राजभाषा अधिकारियों की जाती थी, आज भी की जाती हैं। इसमें हालांकि केवल SBI और RBI में यदि आप चाहते हैं कि आपको काम करना है, तो वहाँ ट्रांसलेशन डिप्लोमा करना उन लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन बाकी जितने भी बैंक हैं, उनमें इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है या इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यदि आप MA हिंदी है, MA मराठी है या MA अंग्रेज़ी है, तब भी आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसकी सूचनाएं IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसमें सारी सूचनाएं दी जाती हैं। कैसे आवेदन करना है, कहाँ तक तिथियाँ हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ दर्ज की गई हैं। और यदि आप विशेष अध्ययन करना चाहते हैं, तो एक ऐप है अड्डा 247, अड्डा ADDA 247 नामक एक ऐप भी आता है। यदि आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। तो एक बैंक भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। साथ ही कुछ ही दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट बैंक का भी अनावरण किया है। अब उसमें भी भविष्य में राजभाषा अधिकारियों की आवश्यकता बनेगी और हो सकता है कि यहाँ पर भी कई सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। विज्ञापन, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वैसे भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारतीय लोगों के पास या समूह भारत में दुनिया भर में विज्ञापन के बिना कोई भी चीज़ हम खरीदते नहीं हैं। विज्ञापन इस बात को प्रूफ करता है कि वो चीज़ कितनी अच्छी है, वो वस्तु कितनी अच्छी है। और यही कारण है कि यदि हम ये कहें कि वर्तमान का युग बाजार का युग है, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सफलता का आधार ही विज्ञापन को हम कह सकते हैं। उदाहरण के जैसे ठंडा मतलब कोका कोला है। प्रसून जोशी का ये विज्ञापन जो आया था और इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसकी रॉयल्टी उनको, पहली रॉयल्टी उनको 5 लाख रुपए मिली। बाद में तो जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा है या दम लगा के हैस्या या अब की बार मोदी सरकार, ऐसे तमाम विज्ञापन बनाए गए जो लोगों के बीच प्रसिद्ध भी हुए। तो यदि आपके पास शब्दों का ज्ञान है, समय सूचकता है और आप यदि बेहतर विज्ञापन लिख सकते हैं, तो आप निश्चित ही करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास भाषाई सामर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है रोज़गार की दृष्टि से। शिक्षा क्षेत्र भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। दरअसल यहाँ आप हिंदी अध्यापक के रूप में भी काम कर सकते हैं। हिंदी अध्यापक मतलब भारत में नहीं, बल्कि जापान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में भी
वहाँ के लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके लिए भी आवश्यकता है कि जिस देश में जाकर आप पढ़ाना चाहते हैं, यदि उस देश की भाषा का ज्ञान यदि आपके पास है तो बहुत बेहतर है। साथ ही विदेशों में जो प्राध्यापक जाते हैं उनको भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, साथ ही केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाता है। इसके साथ ही सीबीएसई, इंटरनेशनल बोर्ड, एसएससी बोर्ड, यहाँ पर भी तमाम अध्यापकों की आवश्यकता होती है। हर साल कई सारी संस्थाएं पूछती हैं कि हमारे यहाँ हिंदी अध्यापक चाहिए, लेकिन उनके लिए आवश्यकता होता है ऐसे अध्यापकों की वो मूलतः ग्रामर को जाने, ग्रामर पर उनकी पकड़ हो। यदि इस ये इस तरह का आप अध्ययन करते तो निश्चित अध्यापन के क्षेत्र में भी तमाम अवसर आपके लिए मिल सकते हैं। अनुवाद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अनुवाद करने के लिए 2 भाषाओं पर समान रूप में अधिकार होना आवश्यक है। यदि आपके पास हिंदी, मराठी, अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप तीनों भाषाओं की रचनाओं को एक दूसरे की भाषा में लेकर जा सकते हैं। ये भी सही है कि एक उदाहरण जैसे एक रवि प्रकाश नामक मुंबई में बॉटम लाइन लैंग्वेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी ही उन्होंने स्थापित की है। इस कंपनी में कई सारे अनुवादक काम करते हैं जिनका काम ही होता है कि जो भी सामग्री मिलती है उसका अनुवाद करके देना है। यदि आप निरंतर अनुवाद करते हैं और आपकी ख्याति बढ़ जाती है तो आप घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि हर लेखक ये चाहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, लोगों तक पहुंचना है। तो आप बड़े बड़े रचनाकारों की रचनाओं का भी अनुवाद कर सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तमाम कार्यालय में अनुवादक की आवश्यकता होती है। तमाम ऐसे पद आज भी खाली है, रिक्त पड़े हैं कि वहाँ श्रेष्ठ अनुवादकों की कमी है। यदि आपके पास 2 भाषाओं का ज्ञान है और आप बेहतर अनुवाद करना जानते हैं तो निश्चित ही आप उस पद तक जा सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आप मेहनत और मजदूरी करना जानते हो। मित्रों, ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको ये चीज़ें बताई। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे इंटरनेट है या फिल्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें भी काम कर सकते हैं इसके अलावा भी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि आपके पास भाषा का ज्ञान है, आप अपने आप को अभिव्यक्त करना जानते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करना जानते हैं, तो निश्चित ही कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ आप अपने आप को स्थापित न कर सकें। बस विश्वास रखिए अपने आप पर विश्वास रखिए और ये महसूस कीजिए कि आपके भीतर वो सारी विशेषताएं हैं और आप हर पद को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। यदि ये सोचते हुए आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य सुनहरा होगा। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ आप जा सकते हैं। आपने इस वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।